हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक सरोदे एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बड़ा होने के कारण इस टॉपिक के हम दो पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 1857 के विद्रोह होने के क्या क्या कारण थे, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का विस्तार किस प्रकार होता है। 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या क्या कारण थे, 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए, और 1857 के विद्रोह का स्वरूप। तो स्वरूप में हम देखेंगे इतिहासकारों ने इस विद्रोह के बारे में क्या क्या टिप्पणी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1857 के विद्रोह होने के क्या क्या कारण थे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कारणों की सूची। इसमें पहला जो कारण है वो सामाजिक कारण है, दूसरा कारण धार्मिक कारण है, तीसरा कारण आर्थिक कारण है, चौथा राजनीतिक कारण है, पांचवा सैन्य कारण है, छठवां तत्कालिक कारण है। तो हम पहला कारण देखेंगे, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में पहला पॉइंट है इंग्लिश एजुकेशन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास। तो 1813 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्चने की बात कही, किंतु यह तय नहीं हो पाया कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च होंगी। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। अंग्रेज 1608 में भारत में आते हैं। फिर जहांगीर से वो भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं। जहांगीर उनको अनुमति दे देता है। तो 1608 से लेके 1757 तक वो व्यापार करते हैं। इसी बीच वो लोग देखते हैं कि भारतीय लोग जो है, भारतीय जनता जो है, वो पुरानी रूढ़ी परंपराओं में जी रही है। इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। हम इनको बेवकूफ़ बनाकर इनके ऊपर राज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धन एकत्रित करके ब्रिटेन भेज सकते हैं। तो उसके बाद वो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ते हैं सिराज उद्दौला के साथ। सिराज उद्दौला का सेनापति मीर जाफर रहता है, उसको वो लालच देकर अपने साइड में कर लेते हैं और उसको ये लालच दी जाती है कि हम तुमको राजा बना देंगे। तो इस वजह से सिराज उद्दौला की हार हो जाती है और फिर मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। मीर जाफर एक पपेट राजा होता है, यानी अंग्रेजों के इशारों पे नाचने वाला राजा। मीर जाफर से वो लोग बहुत धन और लूटते हैं। बहुत सारा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ले लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि मीर जाफर जो है वो उनकी धन की पूर्ति ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो वो मीर कासिम जो रहता है, वो मीर जाफर का जवाई, उसको लालच देते हैं कि हम तुमको राजा बना देंगे, तुमको हमको इतना इतना धन देना पड़ेगा, इतना इतना क्षेत्र देना पड़ेगा। तो मीर कासिम जो रहता है वो मान जाता है। फिर उसको राजा बना दिया जाता है। तो इस बात का पता चलता है ब्रिटेन की सरकार को कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ अपने कंपनी का विस्तार भी कर रही है और युद्ध कर रही है, भारत में टैक्स वसूल रही है। इन सभी बातों का ब्रिटिश सरकार को पता चलता है। तो ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कुछ डिमांड रखती है कि आप जितना भी कमा रहे हो उसका 10% हमको देना होगा। ब्रिटिश सरकार को 10% देना होगा प्रत्येक वर्ष। तो उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पाउंड कमाया करती थी प्रत्येक वर्ष। उसमें से 10% 40,000 पाउंड ये ब्रिटेन की सरकार को देना होता था। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया था भारत में व्यापार करने का, यानी भारत में ब्रिटेन की और कोई भी कंपनी आके व्यापार नहीं कर सकती, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही
आकर यहाँ पर व्यापार कर सकती है। और साथ ही में रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया जाता है, ब्रिटेन की संसद में पास किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो इसको अपने काबू में रखना होगा। इस वजह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की संसद में पास करते हैं, और उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक के भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। और प्रत्येक 20 वर्ष के बाद फिर चार्टर एक्ट पास किया जाता है, और चार्टर एक्ट के हिसाब से और 20 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए 20 वर्ष और एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो प्रत्येक 20-20 वर्ष में चार्टर एक्ट पास किया जाता है। तो पहला चार्टर एक्ट जो होता है वो 1793 में पास किया जाता है, और दूसरा चार्टर एक्ट 1813, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में पास किया जाता है, चौथा चार्टर एक्ट 1853 में पास किया जाता है। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट होता है, उसके तहत ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया को खर्चने की बात कहती है, किंतु यह तय नहीं हो पाता कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च होंगी। तो इसी क्रम में बेंटिक के काल में आंग्ल प्राच्य विवाद होता है। आंग्ल प्राच्य विवाद का विषय था शिक्षा का विषय क्या होगा और शिक्षा का माध्यम क्या होगा। आंग्लवादियों का नेतृत्व ट्रेवेलियन एवं मैकाले कर रहा था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मैकाले की तस्वीर है। इन्हें इंग्लिश एजुकेशन, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये भी कहा जाता है। तो आंग्लवादियों का नेतृत्व ट्रेवेलियन एवं मैकाले कर रहा था, और प्राच्यवादियों का नेतृत्व प्रिंसेप बंधु कर रहे थे। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आंग्लवादियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। तो ये जो 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष मिलते हैं, तो उसी के लिए ये बहस होती है, उसी के लिए विवाद होता है कि वो जो 1 लाख रुपए है वो किस प्रकार की शिक्षा में खर्च होने चाहिए। तो आंग्लवादी चाहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन में 1 लाख रुपए खर्च होने चाहिए, यानी अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन होना चाहिए। ब्रिटेन में जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है उस तरीके से भारत में पढ़ाया जाए, और 1 लाख रुपए उस पर खर्च हो। और प्राच्यवादी जो होते हैं वो चाहते हैं कि भारत में जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती रही है उसी प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, और उसी माध्यम में दी जानी चाहिए, और उसी के विकास के लिए वो 1 लाख रुपए खर्च होने चाहिए। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं वो जानते हैं कि अगर हम प्राच्यवादियों की बात मान लेंगे तो उससे उनका कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर हम आंग्लवादियों की बात मान लेंगे और अंग्रेजी माध्यम से भारत में शिक्षा देंगे तो उससे जो है उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो अंग्रेज जो है उनको क्लर्क की बहुत आवश्यकता थी, और क्लर्क के साथ साथ ट्रांसलेटर की भी आवश्यकता थी। तो वो चाहते थे कि भारत का एक तबका जो है वो एक वर्ग वो अंग्रेजी भाषा सीखे, और उनको वो क्लर्क के काम में अपने पास रखे, और उन्हीं से वो क्लर्क के साथ साथ ट्रांसलेटर का भी काम करवाए, क्योंकि उनको भारतीय जनता के ऊपर राज करना था। तो भारतीय जनता की जो बोल भाषा है वो तो उनको समझती नहीं थी, तो उनकी भारतीय जनता की जो बातें वो उनको समझना चाहिए, और ब्रिटिश अधिकारियों की बातें
वो भारतीय जनता को समझना चाहिए, इस वजह से ट्रांसलेटर की बहुत आवश्यकता थी। तो इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आंग्लवादियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, सती प्रथा बैन, सती सिस्टम बैन, सती प्रथा को बंद करवा दिया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के प्रयासों से संवाद कौमुदी नामक पत्रिका में लेख छापकर उन्होंने सती प्रथा का भारी विरोध किया। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, इनको आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने भारतीयों के विकास के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के ही स्थापना के बाद उन्होंने संवाद कौमुदी नामक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो उस न्यूज़पेपर में वो सती प्रथा के विरोध में बहुत सारे लेख छापा करते थे। क्योंकि उनके भाई की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो भाभी होती है उनको सती होना पड़ता है। ये उनका बहुत विरोध करते हैं कि भाभी को सती होने पे मजबूर न किया जाए, पर इनकी कोई बातें नहीं सुनता, उल्टा इन्हीं को लोग भला बुरा कहते हैं। तो तभी वो राजा राम मोहन रॉय जो होते हैं वो ठान लेते हैं कि मैं सती प्रथा को बंद करवा कर रहूँगा। तो वो अपने न्यूज़पेपर में लेख छापा करते हैं सती प्रथा के विरोध में। वो छापते हैं कि वो बताते हैं लोगों तक, उनको जागरूक करते हैं कि हमारे वेद पुराण कहीं पर भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, ये बाद में लाई गई प्रथा है, तो इसे बंद करवाना चाहिए। इस प्रकार से ये अलग अलग लेख लिखकर उसमें छापा करते हैं और उसका भारी विरोध किया करते हैं। तो इसी के बाद फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को नियम 17 के तहत इसे गैर कानूनी और अपराध घोषित कर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। तो 1829 में बंगाल में तथा 1830 में बम्बई और मद्रास में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक कारण का तीसरा पॉइंट, विडो रिमैरेज, विधवा पुनर्विवाह। ब्रह्म समाज ईश्वरचंद विद्यासागर, धोंडो केशव कर्वे, वीरेशलिंगम पुंटुल, इन सभी ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत प्रयास किए। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक रहते हैं राजा राम मोहन रॉय। इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। उनके मृत्यु के बाद ईश्वरचंद विद्यासागर, इनके पास ब्रह्म समाज की जो है वो कमान आती है इनके हाथों में। फिर बाद में ये विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 में हजारों लोगों के दस्तखत किए हुए प्रार्थना पत्र लॉर्ड डलहौजी को दिए और लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और इसे स्वीकृति दे दी गई। तो सती प्रथा जो थी, जो महिला हुआ करती थी, उनके पति की मृत्यु होने के बाद उनको सती कर दिया जाता था। तो उनको सती प्रथा जो वो बंद करवा दी गई थी 1829 में। उसके वजह से जो बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाया करती थी तो उनको वो घर में रहा करती थी, और घर में चाहे लड़की 7 साल की हो या 8 साल की हो या 5 साल की हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और लड़का 30 हो या 40 हो या 50 हो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और 5 साल की लड़की की भी शादी वो 30-40 साल के लड़के से या आदमी से करा दिया जाता था, या 50 साल के आदमियों से करा दी जाती थी। फिर उन आदमियों की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती थी और लड़की कम ही उम्र में विधवा हो जाया करती थी।
तो फिर उनका जीवन बहुत ही दैनंदिन हो जाया करता था। तो इस वजह से ईश्वरचंद विद्यासागर और उनके सहयोगियों ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत प्रयास किए और इसे बंद करवाया गया 1856 में। तो 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर हजारों लोगों के दस्तखत किए हुए प्रार्थना पत्र लॉर्ड डलहौजी को देते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1856 में खत्म हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत में कार्य करते हैं। उसके बाद 1856 में उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद लॉर्ड कैनिंग ये भारत में आते हैं गवर्नर जनरल बनकर। फिर 1856 में वे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाकर उसे स्वीकृति दे दी जाती है कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है कानून के तहत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक कारण, इन सभी सामाजिक कारणों के वजह से जो भारतीय जो जनता थी वो पुराने रूढ़ी परंपराओं में जी रही थी। उनको सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सती प्रथा से उनको ये था, उनको सती करवाना उनके परंपरा के अनुसार था और विधवा का तो सवाल ही नहीं उठता। जब सती हो जाया करती थी तो विधवा नहीं बचा करती थी महिलाएं। पर जब सती होना बंद हो गया उसके बाद विधवा बचने लग गई महिलाएं। तो इस फिर उनकी पुनर्विवाह के लिए कानून लाया जाता है। तो इस वजह से जो भारतीय जनता होती है उनकी जो भावनाएं होती है वो आहत हो जाती है और उनके मन में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ घृणा की भावना पैदा होना चालू हो जाती है। तो आगे हम देखेंगे धार्मिक कारण। 1857 के विद्रोह के पीछे के जो धार्मिक कारण हैं उनमें से जो पहला पॉइंट है वो है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस कानून को ब्रिटिश संसद में 1856 में पास किया गया था। इस कानून के तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करके दूसरे देश में युद्ध के लिए जाना होता था, जो कि भारतीय लोगों के और ब्राह्मणों के धार्मिक भावनाओं को आहत करता था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि समुद्र पार करना पाप है और इसके दंड के फलस्वरूप उन्हें जाति बाहर भी कर दिया जाता था। उस समय भारतीय लोग अपने जाति और नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। सैनिक अधिकारियों के तरफ से सिपाहियों के जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने पर या पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध था। तो इन्होंने ये एक्ट पास किया था। इस एक्ट के तहत उनको विदेश में जाके युद्ध करना पड़ता था। तो उस टाइम में भारतीय परंपरा इस प्रकार की थी कि समुंदर पार करके जाना ये पाप है और इसके फलस्वरूप वो जो जब रिटर्न आ जाया करते थे सैनिक तो उनको जाति से बाहर कर दिया जाता था और उनको जो अपने धार्मिक चिन्हों का, दाढ़ी रखने का और पगड़ी पहनने पर ये सब प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस वजह से भारतीयों की भावनाएं आहत हो गई। उसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरा कारण, धार्मिक दूसरा जो कारण है वो क्रिश्चियन मिशनरीज। ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के खड़े होने का एक प्रमुख कारण लोगों की यह धारणा भी थी कि इस शासन के कारण धर्म खतरे में है। इस भय का प्रमुख कारण उन ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थी जो हर जगह स्कूलों, अस्पतालों, जेलों और बाजारों में देखे जाते थे। यह मिशनरी लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करते तथा हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा प्रहार करते थे। वे जनता की पुरानी और प्रिय परंपराओं और मान्यताओं की खुलकर हंसी उड़ाते और उनकी निंदा करते थे।
साथ ही उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने जब कुछ लोगों का सचमुच धर्म परिवर्तन कराया तो जनता को अपने धर्म के सामने उपस्थित खतरे का जीता जागता प्रमाण मिल गया। तो जो लोगों ने अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना विस्तार करना चालू कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश मिशनरीज को ब्रिटेन से भारत में लेकर आए और भारत की जनता को धर्म परिवर्तन करने के लिए वो मजबूर किया करते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। स्कूलों में, अस्पतालों में, जेलों में, बाजारों में, हर जगह प्रचार प्रसार किया करते थे और वो कोशिश किया करते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाए और उन्हें पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त था। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज को लाने का एक उद्देश्य ये भी था कि अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि भारतीय लोग क्रिश्चियन बन जाए, क्योंकि अगर भारतीय लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे तो उनका व्यापार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भारतीय लोग क्रिश्चियन बनने के बाद क्रिश्चियन लोगों की तरह रहन सहन करेंगे, उनके तरह खान पान उनका हो जाएगा, सूट बूट पहनेंगे। तो इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पूरे भारत में फैल जाएगा और ज़्यादा वो पैसा कमाकर और टैक्स वसूल करके ज़्यादा से ज़्यादा धन वो अपने ब्रिटेन में भेज पाएंगे। ये क्रिश्चियन मिशनरीज को लाने का ये एक उद्देश्य था उनका, और अपने धर्म को प्रचार और प्रसार करने का ये उनका उद्देश्य था। तो आगे देखेंगे हम, इन्हीं धार्मिक कारणों के वजह से ही भारतीय जनता में विद्रोह की भावना जागती गई। तो आगे देखेंगे हम तीसरा आर्थिक कारण। तो आगे देखते हैं हम 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण क्या क्या थे। इसमें पहला जो कारण है वो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इसे ही जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इसे चालू करवाया गया था। तो इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो राजाओं से जो क्षेत्र जीत जाया करती थी उस पर उनका अधिकार हुआ करता था। तो बहुत से क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। तो उन क्षेत्रों में वो टैक्स किस प्रकार से वसूल करना है, उस ये टैक्स वसूल करने की व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को 1793 में चालू करवाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस व्यवस्था में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार को एक क्षेत्र दे दिया करती थी, जैसे कि एक आध जिला, इतनी बड़ा एरिया वो जमींदार को दे दिया करती थी। फिर जमींदार उस जगह को अलग अलग किसानों में बांट दिया करता था। तो उन किसानों से जमींदार उस जमीन पर खेती करवाकर उनसे लगान वसूला करता था और वो लगान को जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास देना पड़ता था। तो वो जितना भी लगान एकत्रित हुआ करता था, जितना भी टैक्स एकत्रित होता था, उसके 11 हिस्से होते थे और वो 11 हिस्सों में से 10 हिस्से जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाते थे और एक हिस्सा जो था वो जमींदार के पास जमींदार को दिया जाता था। यह एक कर संग्रह व्यवस्था है जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में लगाई गई थी। तो इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में लगाया गया था। उस समय ब्रिटिश इंडिया का 19% भाग में इस पद्धति से कर वसूला जाता था। जमीन के मालिक जमींदार हुआ करते थे। तो उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में जितना भी क्षेत्र हुआ करता था उसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो उनके क्षेत्र
उत्तर में जितना भी क्षेत्र था उसमें से 19% भाग में इस पद्धति से कर वसूला जाता था और जमीन के मालिक जमींदार हुआ करते थे, यानी जमींदार को जमीन सौंप दी जाती थी। उसके बाद हम देखेंगे रियायतवारी सिस्टम। जो आर्थिक कारण में का जो दूसरा पॉइंट है वो रियायतवारी सिस्टम है। तो रियायतवारी सिस्टम, रियायत का मतलब होता है किसान। तो इस व्यवस्था को किसने लाया था? थॉमस मुनरो ने, जो कि गवर्नर, मद्रास का गवर्नर था। इनके द्वारा 1820 में इसे चालू करवाया गया था, परंतु इसकी शुरुआत कर्नल रीड ने 1792 में की थी। तो थॉमस मुनरो, इन्होंने 1820 में इस व्यवस्था को चालू करवाया था। पर जो सबसे पहले इस व्यवस्था को चालू करवाया गया था वो था कर्नल रीड। उसने 1792 में इस व्यवस्था को चालू करवाया था। यह एक कर संग्रह व्यवस्था है जो कि मद्रास, असम और बंबई में लगाई गई थी। तो ये कर एकत्रित करने की व्यवस्था है। इसको मद्रास, असम और बंबई में लगाया गया था। उस समय ब्रिटिश इंडिया का 51% भाग में इस पद्धति से कर वसूला जाता था। तो जो ब्रिटिश इंडिया का जितना भी क्षेत्र था उसमें से 51% भाग में इस पद्धति से कर वसूला जाता था। और इस पद्धति में उपज का 50 से 60% तक लगान देना होता था। तो जितनी भी उपज हुआ करती थी उसका 50 से 60% तक के उनको लगान देना पड़ता था। जहां पर सूखा होता है, जिस क्षेत्र में सूखा होता है, जिस क्षेत्र में पानी की कमतरता है, उस क्षेत्र में 50% तक लगान देना होता था। और जिस क्षेत्र में पानी की कोई कमतरता नहीं है उस क्षेत्र में 60% तक लगान देना होता था। तो जमीन के मालिक इस व्यवस्था में किसान हुआ करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किसानों में जमीन बांट दिया करती थी और उन पर किसान को खेती करने को कहा जाता था और खेती करने के बाद उनसे कर वसूला जाता था, लगान वसूला जाता था और भारी मात्रा में लगान वसूला जाता था। तो इस वजह से जो भारतीय जो किसान थे वो बहुत तंग आ चुके थे। उसके बाद हम तीसरा आर्थिक कारण देखेंगे, महलवारी सिस्टम। होल्ट मैकेंजी द्वारा इस व्यवस्था को 1822 में चालू करवाया गया था। जमीन के मालिक किसान होते थे। तो होल्ट मैकेंजी, इनके द्वारा 1822 में इस व्यवस्था को चालू करवाया जाता है। और इस व्यवस्था में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों को जमीन बांट दिया करती थी, किसानों को जमीन दे दिया करती थी और किसानों को खेती करने को कहा जाता था उसमें। तो किसान उस जमीन पर खेती करते थे। यह एक कर संग्रह व्यवस्था है जो कि पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी। तो इस व्यवस्था से पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में कर वसूला जाता था। उस समय ब्रिटिश इंडिया का 30% भाग में इस पद्धति से कर वसूला जाता था। इस व्यवस्था में उपज का 50 से 66% तक लगान देना होता था। तो जो ब्रिटिश इंडिया की जितना भी क्षेत्र था उसमें उन क्षेत्रों में से 30% क्षेत्रों में इस पद्धति से कर वसूला जाता था, पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में। और उपज का 50 से 66% तक लगान देना होता था। तो स्टार्टिंग में 66% था, बाद में किसानों के विरोध के कारण 50% उसको कर दिया गया था। तो इन कारणों के वजह से जो भारतीय किसान, भारतीय जो जनता थी, निचले वर्ग के लोग, वो बहुत उनको त्रासदी आ गई थी। उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता था। साल साल भर मेहनत करते थे, किसानी करते थे, खेती करके उपज उगा के उनको अच्छा मोटा
लगान अंग्रेजों को देना पड़ता था। और इसके अलावा पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत से रेशम लेकर जाया करते थे, रेशम के कपड़े लेकर जाया करते थे और चाय पत्ती लेकर जाया करते थे और ब्रिटेन में बेचा करते थे। तो भारत में पैसा आता था। और इस टाइम में उन्होंने क्या किए, भारत से कच्चा माल लेकर जाके ब्रिटेन में कंपनी में उसका प्रोडक्शन करके उसे फिर से भारत में लाकर बेचा जाता था और मोटी रकम वसूली जाती थी भारतीय जनता से। और भारत का जो पैसा था वो ब्रिटेन में लेकर जाया जाता था। इस वजह से भारत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होता चला गया और भारतीय किसान भी कमज़ोर होते चले गए और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वजह से भारतीय किसान जो है वो उनके मन में द्वेष पैदा हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। और उनको टैक्स देना ही पड़ता था, लगान देना ही पड़ता था। अगर नहीं दिया जाता था तो उनको कोड़ों से मारा जाता था। तो मजबूर होकर वो लोग साहूकार के पास जाकर उनसे कर्जा उधार लेकर वो अंग्रेजों को लगान दिया करते थे। और जो किसान साहूकार को पैसा रिटर्न नहीं कर पाता था तो साहूकार उसकी जमीन हड़प लिया करता था। इस प्रकार से उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो चलिए आगे देखते हैं हम राजनीतिक कारण क्या क्या थे। 1857 के विद्रोह के पीछे के राजनीतिक कारण। पहला राजनीतिक कारण है, पहला पॉइंट है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में सहायक संधि को शुरू किया गया था। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होंगी। तो जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था, इस सिस्टम को, इस संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में लाया था। तो इस संधि के हिसाब से जो भी सहायक संधि स्वीकार करता था उन राज्यों की विदेश नीति ये कंपनी के अधीन होती थी। यानी अगर कोई राजा को किसी और से कोई अन्य राज्य के राजा से कोई संधि करनी है तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति लेनी होगी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति लिए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो कुछ संधि करना है वो बाहरी कारोबार वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम इसका। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी होंगी और उस सेना का खर्च स्वयं उठाना होगा और साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट अधिकारी अपने दरबार में रखना होगा। तो जो ये वेलेस्ली था ये बहुत चालाक था। ये बहुत कम समय में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करना चाहता था। तो इसी वजह से इसने संधि ये लाया था, सहायक संधि लाया था। वो चाहता था कि जो ब्रिटेन की ब्रिटिश सेना जो है वो भारत में रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो भारत में आए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेना भारत में आएंगी तो उतना उनको भारतवासियों पे राज करने के लिए आसानी होगी। तो भारत में वो सेना तो ला लेगा पर उनकी जो सैलरी है वो उनको देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसने चालाकी करते हुए ये संधि को चालू किया। तो वो क्या करता था, ये संधि स्वीकार करवा लेता था राजाओं से और उनके राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उनको रखा करता था और एक साथ में अधिकारी भी रखा करता था। अब इससे क्या हो गया, जो ब्रिटेन की जो सेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही रहेंगी।
तो उनको सैलरी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देना है, उनकी सैलरी भी राजा देगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पकड़ है वो भी भारत में मजबूत होती चले जाएंगी धीरे धीरे। आगे चल के किसी राज्य से युद्ध करना है तो सभी सेना को एकत्रित करके वो उस राज्य के खिलाफ युद्ध कर सकता है, और सभी राजाओं को एकत्रित अपने साथ बुलाकर वो किसी और राज्य को जीत सकता है आराम से। इस वजह से उसने ये संधि को लाया। तो इसकी अन्य शर्तें देख लेते हैं। अन्य यूरोपियों को सेवा में नहीं रख सकते, यानी उस टाइम में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो यूरोप में बहुत तबाही मचा रहा था। वो जहाँ वहाँ अपना राज्यों को जीतते जा रहा था, देशों को जीतते जा रहा था। तो उसके वजह से जो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये उससे डरती थी। वो जानती थी कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट भारत में आ गया तो वो हमको यहाँ से भारत से खदेड़ देगा, और जो हमारी कॉलोनी बनी हुई है वो सब नष्ट हो जाएंगी, वो नेपोलियन बोनापार्ट हड़प लेगा। तो इसी वजह से जो टीपू सुल्तान था उसके भी कांटेक्ट थे नेपोलियन बोनापार्ट से। उस टीपू सुल्तान भी उससे पत्र व्यवहार किया करता था। इस वजह से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को भी उसके साथ युद्ध करके उसको मार दिया गया था। तो इस वजह से अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यूरोप के कोई भी जनता ये भारत में आके काम करे। तो आगे का पॉइंट देखते हैं हम। कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये ऐसा बोलते थे कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर ये करते थे हस्तक्षेप। उसका अगला पॉइंट है, कंपनी अनेक प्रकार के शत्रुओं से राज्यों की रक्षा करेंगे। तो शत्रु से राज्यों की रक्षा करेंगी। ये राजा जो था वो युद्ध कर ही नहीं सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के बगैर। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहेंगी तब तक वो किसी और राज्यों से, किसी और राजाओं से युद्ध नहीं कर सकता था। तो इस संधि के तहत तो जो राजा था उसको अपने काबू में कर लिया जाता था। तो आगे हम देखते हैं सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य कौन कौन से थे। पहला जो राज्य था वो हैदराबाद था। हैदराबाद का निजाम, इसने 1798 में सहायक संधि स्वीकारा था। जो हैदराबाद का निजाम था इसके पास पहले से ही फ्रांस की सेना इसने रखा हुआ था अपने राज्य में, क्योंकि इसको डर था मराठाओं का कि मराठा मेरे ऊपर आक्रमण करके मेरा राज्य छीन लेंगे करके, इसको डर था। इस वजह से इसने सेना रखा हुआ था फ्रांस की। तो इसने देखा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, तो इसने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है उसको अपने यहाँ रखा और फ्रांस की सेना को निकाल दिया। उसके बाद जो दूसरा राज्य देखेंगे हम, मैसूर। मैसूर में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहाँ का जो पुराने राजा हुआ करते थे, कृष्णराव उदायर नाम का एक बच्चा था, उसको वो राजा बना दिया जाता है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और उससे सहायक संधि स्वीकार करवा ली जाती है। फिर तीसरा जो राज्य है वो है तंजौर। राजा सरभोजी भोसले 1799 में सरभोजी भोसले ये सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद चौथा जो राज्य है वो अवध। सादत अली खान द्वितीय ये 1801 में सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। इनको भी डर रहता है अफगानी आक्रमणियों का, यानी जो अफगान के जो आक्रमणकारी है उनका इसको डर रहता है सादत अली खान द्वितीय को, इसलिए ये भी सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। उसके बाद है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये 1802 में सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। जो इंदौर के यशवंतराव होलकर है, इनका एक भाई रहता है
तो वो पेशवा के क्षेत्र से कर वसूल करते रहता है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को पता चलता है कि हमारे क्षेत्र से कर वसूल रहा है करके, तो वो बाजीराव द्वितीय उसे हाथी से कुचलवा कर मार दिया जाता है। तो बाजीराव द्वितीय यशवंतराव होलकर के जो भाई रहता है उनको हाथी से कुचलवा के मरवा देते हैं। उसके बाद इंदौर के जो यशवंतराव होलकर थे वो भड़क जाते हैं और बाजीराव द्वितीय के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा देते हैं। और फिर बाजीराव द्वितीय के तरफ से दौलतराव सिंधिया, ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया जो थे ये उनके पक्ष में जाते हैं। तो यशवंतराव होलकर के साथ बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया का युद्ध होता है। दो राजाओं को भी हरा देते हैं यशवंतराव होलकर। और फिर बाजीराव द्वितीय जो थे ये हार कर बंबई में चले जाते हैं। तो बंबई में बाजीराव द्वितीय बेसिन की संधि करते हैं अंग्रेजों के साथ। वहीं पे वो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं बंबई में बेसिन की संधि के तहत। और फिर बाद में अंग्रेजों की सेना आती है और जो पुणे में जो पेशवा का जो राज्य रहता है वो उसे वापस दिला दिया जाता है। फिर से बाजीराव द्वितीय को पेशवा बना दिया जाता है। तो अंग्रेज फिर बाजीराव द्वितीय से को बहुत ज़्यादा यानी लूटते रहते हैं। तो ये तीनों को पता चलता है, नागपुर के रघुजी भोसले द्वितीय को, ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया को, इंदौर के यशवंतराव होलकर को। तो ये तीनों भी बाजीराव द्वितीय को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अब ये पहले तो आपस में लड़े थे, पर ये एक ही मराठा साम्राज्य के थे ना सभी, तो इस वजह से ये बाजीराव द्वितीय जो था ये अंग्रेजों के चुंगल में फंस गया था। तो उसको अंग्रेजों के चुंगल से निकालने के लिए ये तीनों भी अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध की घोषणा कर देते हैं, पर तीनों भी हार जाते हैं। इसी को द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा गया है। तो ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो सबसे पहले 1803 में हार जाते हैं नागपुर के रघुजी भोसले द्वितीय। हारने के बाद उनको मजबूरन सहायक संधि स्वीकार करना पड़ता है। 1804 में ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया हार जाते हैं। उनको हारने के बाद सहायक संधि स्वीकार करना पड़ता है। और 1805 में यशवंतराव होलकर जो है वो हार जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध, और उनको भी फिर सहायक संधि स्वीकार करना पड़ता है। तो ये हारने का इनका एक कारण जो है वो ये कभी भी एक साथ मिलके नहीं लड़े थे, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पे लड़े, इस वजह से ये हार गए। अगर एक साथ मिलके लड़े होते तो ये जीत गए होते और अंग्रेजों को तभी भारत से खदेड़ दिया गया होता। तो इस वजह से भी भारतीयों के मन में उनके प्रति द्वेष पैदा होता चला गया। आगे देखेंगे हम राजनीतिक कारण का जो दूसरा पॉइंट है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट। यह भारतीय रियासतों की अधिग्रहण नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। यह कूटनीति पूर्वक रियासतों को हड़प लिया करता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के 50 साल के बाद लॉर्ड डलहौजी आते हैं। ये भी बहुत महत्वाकांक्षी रहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा विस्तार करना चाहते हैं कंपनी का भारत में। तो ये भी नई नई प्रकार की नीतियाँ लाया करते हैं। तो ये लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले पंजाब राज्य को हराकर उसे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लेते, ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लेते पंजाब राज्य को। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, उसमें सिखों की हार हो जाती है। फिर उनको हराकर वो पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कर लेते हैं। तो उस टाइम में जो सिखों के जो राजा थे वो महाराजा दिलीप सिंह थे।
उनकी उम्र बहुत ही कम थी। उनकी जो माता थी वो सत्ता चलाया करती थी। तो युद्ध हारने के बाद उनसे कोहिनूर हीरा भी ले लिया जाता है और उस कोहिनूर हीरा को जो है वो ब्रिटेन में महारानी को दे दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम दूसरा राज्य जो है वो सिक्किम है। 1850 में कंपनी के 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम को भी हड़प लिया जाता है। तो ये देखते ही रहता है डलहौजी की इसको मौका मिले और ये कब कब हड़पे। तो सिक्किम को 1850 में ये 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर कि राजा ने हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनका अपमान किया है, ऐसा आरोप लगाकर वो सिक्किम को भी हड़प लिया जाता है। तीसरा जो राज्य है वो है बर्मा। बर्मा को 1852 में सेना का उचित सत्कार नहीं किया गया ऐसा आरोप लगाकर उसे भी हड़प लिया जाता है। तो क्या होता है कि बर्मा का जो राजा रहता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी वहां पर जाते हैं बर्मा में, उनसे टैक्स लेता है, उनसे टैक्स वसूलता है। तो वो लोग भारत में तो बर्मा का अच्छी तरीके से विस्तार हो गया था और हो रहा था। तो तब वहाँ के जो व्यापारी थे वो लॉर्ड डलहौजी के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि ये हमारे से टैक्स वसूल रहा है। तो ये डलहौजी चालाकी से वहाँ पे फिर सेना भेज देता है। सेना भेजने के बाद उसको पता चलता है बर्मा के राजा को कि युद्ध के लिए सेना भेजी गई है। तो बर्मा का जो राजा रहता है वो माफी मांग लेता है और सेना तो निकल ही जाती है। तो वहां पे पहुंचने के बाद सेना ये आरोप लगाती है उसके ऊपर कि हमारा कोई सत्कार नहीं किया गया और फिर वो बर्मा को भी हड़प लिया जाता है 1852 में। उसके बाद जो चौथा राज्य है वो है बराड़। 1853 में सहायक संधि का कुछ पैसा बकाया था, उसी के बदले बराड़ को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया गया। तो ये जो बराड़ क्षेत्र था ये हैदराबाद के अंडर में आता था, हैदराबाद राज्य के अंडर में आता था। तो जो हैदराबाद का जो निजाम था उसने 2 वर्ष तक की जब संधि स्वीकार किया था उसने 1798 में, उसके 2 वर्षों तक के ही उसने उनको अंग्रेजों को पैसा दे पाया। बाद में वो कंगाल होता चला गया तो उसने फिर अपना जो राज्य का क्षेत्र है वो देता चला गया था अंग्रेजों को। तो 1853 में भी उसके तरफ कुछ पेमेंट बकाया रहता है। तो 1853 में बराड़ ये क्षेत्र उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे 5वां पॉइंट, अवध, 5वां राज्य। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी हड़प लिया जाता है। तो अवध के जो राजा थे वाजिद अली शाह, उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है और 1856 में अवध को भी हड़प लिया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे तीसरा राजनीतिक कारण क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे व्यपगत का सिद्धांत तथा गोत्र प्रथा निषेध इस नाम से भी जाना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो जब आया तो वो चाहता था कि बहुत कम समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा विकास हो, बहुत ज़्यादा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाए, उसमें शामिल हो जाए, ऐसा चाहता था वो। तो उसने ये नीति को लाया था। तो लॉर्ड डलहौजी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह कंपनी का बहुत ज़्यादा राज्य विस्तार करना चाहता था। इसके लिए वह नए नए प्रकार की नीतियाँ अपनाया करता था। इस नीति के अनुसार जिस किसी राजा की कोई संतान नहीं और कोई उत्तराधिकारी नहीं, उसके राज्य को कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। अगर किसी राजा को उत्तराधिकारी गोद लेना है तो उन राजाओं को कंपनी से अनुमति लेनी होगी। तो जो ये डलहौजी था इसके अनुसार भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र थे, 3 प्रकार के राज्य थे।
एक राज्य ऐसे थे जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई प्रभाव नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों से अलग है, वो स्वतंत्र है। वहाँ के लोग चाहे जिसको, वहाँ के राजा चाहे जिसको भी गोद लेना चाहते वो गोद ले सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। और जो दूसरे प्रकार के जो क्षेत्र थे, दूसरे प्रकार के राज्य जो थे, वो थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्वीकार किए हुए क्षेत्र और राज्य। तो ऐसे राज्य जो थे, वहाँ के जो राजा है वो उत्तराधिकारी गोद ले सकते हैं, पर उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति लेना पड़ेगा। तो वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब अनुमति देंगी तभी वो गोद ले सकते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के राज्य हो गए। और तीसरा प्रकार के राज्य ऐसे थे कि जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही क्षेत्र है वो जीत लिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया है, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे कोई राजा रखा हुआ है, या कोई राजा को वहाँ पे रखा हुआ है राज्य करने के लिए। तो ऐसे जो क्षेत्र, ऐसे जो राज्य थे, वहाँ पे वो कोई भी उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकते थे। तो इस प्रकार से जो राजा थे वो अनुमति लेने के लिए पत्र तो भेजते थे इनको, पर ये अनुमति नहीं देते थे। ये बोलते थे उसमें कि हम अनुमति देंगे, पर अनुमति देते नहीं थे। वो पत्र भेजा करते थे अनुमति के, पर अनुमति नहीं दी जाती थी। और बाद में जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो वो डलहौजी हड़प लिया करता था उनके राज्यों को। तो देखते हैं कि कौन कौन से राज्य को उसने हड़पा था। तो पहला राज्य है सातारा। सातारा के में जो राजा थे अप्पा साहब, इनकी मृत्यु हो जाती है 1848 में। तो इनके मृत्यु के बाद सातारा को हड़प लिया जाता है। वो एक बच्चे को गोद लेते हैं, पर वो स्वीकार करने से मना कर देता है कि हम नहीं मानते कि ये हम उत्तराधिकारी को नहीं मानते, इसलिए वो सातारा को हड़प लेते हैं। डलहौजी मानने से इनकार कर देता है। दूसरा पॉइंट है जैतपुर। जैतपुर के राजा थे खेत सिंह। 1849 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जैतपुर को भी हड़प लिया जाता है। उसके बाद तीसरा राज्य है संबलपुर। संबलपुर के राजा थे नारायण सिंह। इनकी मृत्यु होने के बाद संबलपुर को भी हड़प लिया जाता है। चौथा राज्य है बघाट। बघाट के जो राजा थे राणा बीजे सिंह। 1850 में बघाट को भी हड़प लिया जाता है। पांचवा राज्य है उदयपुर छत्तीसगढ़। यहाँ के राजा थे कल्याण सिंह। उन्हें गोंड, राजगोंड के नाम से भी जाना जाता है। 1852 में इसे भी हड़प लिया जाता है। छठवां राज्य है झांसी। झांसी के राजा थे गंगाधर राव। इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जो झांसी की रानी रहती है, रानी लक्ष्मीबाई, वो एक बच्चे को गोद लेती है। उसका नाम रखा जाता है गंगाधर राव। नहीं, सॉरी, गंगाधर राव नहीं, दामोदर राव। तो उनको भी स्वीकार करने से डलहौजी मना कर देता है और झांसी को हड़प लेता है। उसके बाद जो सातवां राज्य है नागपुर। तो नागपुर के महाराजा रहते हैं राघोजी भोसले तृतीय। 1854 में उनकी मृत्यु के बाद नागपुर को हड़प लिया जाता है। वो भी एक बच्चे को गोद लेते हैं, अपने पत्नी को बोलते हैं गोद ले लेना अगर मुझे कुछ हो गया तो। वो पर डलहौजी स्वीकार करने से मना कर देता है। और जो रानी रहती है उनके जेवरातों को भी लूटा जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय राजाओं की जो क्षेत्र ये हत्या लिया गया था। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीयों के मन में द्वेष पैदा होता चला गया। इस वजह से भी विद्रोह के लिए आग की चिंगारी लगती गई। तो आगे हम देखेंगे सैन्य कारण क्या थे। 1857 के विद्रोह के पीछे के सैन्य कारण। तो सैनिकों के साथ भेदभाव बहुत हुआ करता था, डिस्क्रिमिनेशन।
तो भारतीय सैनिकों का ओहदा ज्यादा से ज्यादा सूबेदार इस पद तक जा सकता था और परंतु ब्रिटिश सैनिकों का ओहदा गवर्नर के नीचे के पद तक पहुंच जाता था। तो जो भारतीय जो सैनिक थे वो चाहे 20 साल काम करे, 30 साल काम करे, चाहे कितना भी काम करे, उनका जो ओहदा रहेगा ज्यादा से ज्यादा सूबेदार तक के ही रहेगा, उससे ऊपर उनका ओहदा नहीं जाता था। तो और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से सैनिक बुलाया करती थी, उनका जो ओहदा था वो गवर्नर के निचले पद तक के चले जाया करता था। तो इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भले ही जो भारतीय सैनिक कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, पर उसके साथ भेदभाव किया जाता था। दूसरा पॉइंट है, समुंदर पार युद्ध के लिए जाने पर ब्रिटिश सैनिकों को डबल तनख्वाह दी जाती थी, परंतु भारतीय सैनिकों को नहीं दी जाती थी। तो जो भारतीय सैनिक समुंदर पार करके युद्ध करने के लिए जाते थे विदेश में, तो उनको डबल सैलरी नहीं दी जाती थी, डबल भत्ता नहीं दिया जाता था। वहीं पे ब्रिटेन से जो आए हुए सैनिक है उनको डबल भत्ता दिया जाता था। इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश सैनिक अपने आप को उच्च नस्ल का और श्रेष्ठ समझते थे और भारतीय सैनिकों को निचले नस्ल का और निचला समझते थे। तो जो ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक हुआ करते थे वो रेसिज्म किया करते थे भारतीय सैनिकों के साथ में। वो भारतीय सैनिकों को निचले नस्ल का समझते थे और खुद को उच्च नस्ल का समझते थे। वो खुद को सुपेरियर समझते थे और भारतीय सैनिकों को इंफेरियर समझते थे। तो इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। चौथा पॉइंट देखते, भारतीय सैनिकों को कुत्ता, सुअर इस तरह से पुकारा जाता था। तो अगर भारतीय सैनिकों को उनको बुलाना है तो उनका नाम लेकर नहीं बुलाया जाता था, उनको कुत्ता, सुअर इस प्रकार से बोलकर उनको बुलाया जाता था। तो इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि 1857 का विद्रोह हुआ। तो आगे देखेंगे हम तत्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के पीछे के जो तत्कालिक कारण थे वो था, हम देखते हैं 1857 तक विद्रोह के लिए बारूद जमा हो चुका था, केवल इनमें एक चिंगारी की देर थी। तो इतना सब कुछ उन्होंने सहन कर लिए थे। अभी तक सामाजिक जो कारण हमने देखे, धार्मिक कारण देखे, आर्थिक कारण देखे, राजनीतिक कारण देखे, सैन्य कारण देखे, इनमें उन्होंने भारतीयों ने बहुत अंग्रेजों की जो ये है वो सहन किया। अंग्रेजों ने जो उनके ऊपर ज्यादती की उसको सहन की। पर अभी अंग्रेजों का जो ये ज्यादती करने का जो ये था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उनके बुराई का जो ये घड़ा भर चुका था और भारतीय जो जनता और सैनिक थे वो भड़क चुके थे अच्छी तरीके से। एक चिंगारी लगने की भर देर बची थी, तो वही 1857 में चिंगारी लग जाती है। वो किस प्रकार लगती है हम देखते हैं। तो चर्बी मिले कारतूसों की घटना ने यह चिंगारी भी बारूद को दिखा दी और सिपाहियों के विद्रोह पर उत्तर आने पर साधारण जनता भी उठ खड़ी हुई। तो जब सैन्य में ब्रिटिश सेना में जो चर्बी लगी हुई कारतूसों का इस्तेमाल चालू हुआ, तो जो सैनिक थे वो भड़क उठे। आगे देखते हैं, नए इनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया।
इसके कारतूसों पर चर्बी सने कागज का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसे सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। तो जो वो गन नई आई थी बंदूक, उसमें जो कारतूस आई थी उसकी वाली, उस कारतूस को अपने दांतों से फाड़कर उसमें का बारूद जो था वो गन के अंदर डालना पड़ता था, बंदूक की नली में डालना पड़ता था। उसके बाद बुलेट उसमें डालना पड़ता था और ऊपर से प्रेस करना पड़ता था, तभी वो वर्क करती थी वो बंदूक। उस बंदूक का नाम था इनफील्ड राइफल। तो वो भारतीय जो हिंदू और मुस्लिम है दोनों भी धर्मों के खिलाफ था वो, क्योंकि उसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था उस कारतूस को बनाने के लिए, और उसे ही भारतीय सैनिकों को अपने मुंह से अपने दांतों से फाड़कर उसको इस्तेमाल करना पड़ता था। इस वजह से भारतीय भड़क गए। तो आगे देखते हैं, कुछ उदाहरणों में इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इससे हिंदू तथा मुसलमान सिपाहियों दोनों भड़क उठे। अब हिंदू और मुसलमानों के लिए सूअर जो होता है वो हराम होता है और हिंदुओं के लिए गाय ये पवित्र होती है, और उसी की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था कारतूस बनाने में, और कारतूस में उसी की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस वजह से इनकी जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हो गई, बहुत ज्यादा ये भड़क गए अंग्रेजों के ऊपर, और इन्होंने फिर उन्हें लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट कर देगा। इनमें से अनेकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर उनके धर्मों को नष्ट करने के तथा उन्हें ईसाई बनाने के प्रयत्न कर रही है। तो उनको ऐसा लगा कि सरकार उनको जानबूझकर ईसाई बनाना चाहती है और उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहती है, इसीलिए वो भड़क उठे और वहां पर फिर विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो विद्रोह की शुरुआत जो है वो मंगल पांडे द्वारा होती है। मंगल पांडे ये बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इनका जन्म होता है 19 जुलाई 1827 को, और ये भारतीय सेना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें ज्वाइन होते 1849 में। फिर 1856 में इस गन का इस्तेमाल चालू होता है सेना में। फिर 1857 में इसमें चर्बी लगे होने की बात फैल जाती है। पहले फैलती है दमदम में, बाद में बहरमपुर में, उसके बाद में बैरकपुर में फैलती है। तो बैरकपुर में फिर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बगावत कर लेता है और जो उनके जो अधिकारी थे उनको घायल कर देता है। फिर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है और यही से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। फिर यही बात मेरठ की छावनी में पहुंचती है कि बंदूक में जो कारतूस का इस्तेमाल हो रहा है उसमें चर्बी लगी है। तो भारतीय जनता भड़क कर विद्रोह कर बैठती है। तो ये सभी कारण थे 1857 के विद्रोह के पीछे के। तो हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में देखेंगे कि विद्रोह का विस्तार किस प्रकार से होता है, विद्रोह असफल होने के क्या क्या कारण थे, विद्रोह का परिणाम क्या हुए और विद्रोह का स्वरूप, इस बारे में हम देखेंगे इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।